अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के ऊपर है। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बेसिकली 1775 से लेके 1783 तक कंटिन्यू हुई थी। इट वाज द वन ऑफ द मेजर वॉर्स दैट अमेरिका फॉट विद द ब्रिटिश। अब इसके ऊपर अगर सवाल आता है तो वो कॉजेस के ऊपर बेसिकली आ जाता है कि जी क्या वजूहात थी जिसकी वजह से अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी की थी। अब इसको वो डिफरेंट तरीके से भी फ्रेम कर सकता है। वो ये भी कह सकता है कि नेविगेशन एक्ट्स वर द मेजर रीजन फॉर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, या इस तरह की कोई सवाल एक पॉइंट को उठा के कर देगा। बट सवाल हमने इस तरह से अटेम्प्ट करना है कि हमने सारे कॉजेज मेंशन करने विद मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑन दैट स्पेसिफिक चीज जो वो पूछ रहे हैं सवाल के अंदर। ठीक है, ओवरऑल बात करते हैं इसके ऊपर। कॉजेज ऑफ द रेवोल्यूशन, सबसे पहले था एटीट्यूड ऑफ द अमेरिकन। अच्छा, अब उस टाइम पे जब ब्रिटिश कॉलोनीज बन गई थी अमेरिका में, तो भाई अमेरिका में लोग जो ब्रिटेन से आते थे या हर जगह से जाते थे वो कॉन्विक्ट्स थे, वो डिकोइड थे, वो चोर उचक्के थे जो आके सेटल हो गए थे। ठीक है, उनके अंदर एक फायरी वो एक स्पिरिट थी वो कि भी हमने फ्रीडम अपनी लेनी है, हम किसी के अंडर क्यों रहे। इसके अलावा ब्रिटिश जो थे वो खुद भी कोई काफी ज्यादा उनके साथ हार्श उनका एटीट्यूड होता था, विच इज एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिश। सेकंड जो पॉइंट है उनका, आप जितनी भी उनकी पॉलिसीज थी या आप मर्केंटिलिज्म भी देख लें, जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था, ये काफी ज्यादा चीजों की वजह से ब्रिटिश जो थे वो खुद भी इतने हार्श रहते थे कि अमेरिकन वांटेड देयर इंडिपेंडेंस। तो और भी उनके अंदर गुबार भरता गया। दे गॉट वेरी पिस्ड एट हाउ द ब्रिटिश वर ट्रीटिंग देम। तो इसकी वजह से भी उन्होंने, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पोस्ट होती थी गवर्नमेंट की, मिलिट्री की, वो ब्रिटिश लोग ही ऑक्यूपाई कर रहे होते थे। इस वजह से अमेरिकन को भी बहुत गुस्सा था एंड दे वांटेड टू फाइट द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, एंड दिस वाज आल्सो वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज फॉट। फिर पॉलिसीज आ जाती है मर्केंटिलिज्म की। मर्केंटिलिज्म मैंने एज प्रीवियसली आपको बताया है कि किस तरह से एक्सपोर्ट्स जो थे वो ज्यादा कर दिए गए थे टू बेनिफिट द होम कंट्री, इंपोर्ट ज्यादा कर दिए गए टू एंड द कॉलोनिस्ट वर फोर्स्ड टू यूज द इंपोर्ट्स एट अ मच हायर प्राइस। ये मैंने बहुत डिटेल में पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया है आपको, तो प्लीज रिफर टू माय प्रीवियस वीडियो। फिर आ जाते हैं वेरियस एक्ट्स। अब जी वेरियस एक्ट्स जो थे वो ब्रिटेन जो था वो बाय एंड अगेन वो लॉन्च करता रहता था तंग करने के लिए अमेरिकन को। ठीक है ना, ऐसा ऐसा चलते हैं, स्टोरी की तरह समझते हैं इसको। सबसे पहला था नेविगेशन एक्ट। नेविगेशन एक्ट ऑफ 1651 बेसिकली कह रहा है कि जी जितनी भी गुड्स इंग्लैंड के अंदर एंटर हो रहे हैं, they're going to be carried in British owned ships only. So anybody who's trading with England are going to use ships pure and purely of England. That was to again tighten the government control. और यही था कि भाई जितनी भी बाकी आपके कंट्रीज थे that were trading with Britain at that time, जैसा डच हो गए, it hurt their interests. और ये था, it was basically a policy जिससे government control increase हो रहा था over your trade policies and over other countries as well. फिर आ जाता है आपका स्टेपल एक्ट। स्टेपल एक्ट ऑफ 1673 आपका क्या कह रहा है कि जी जितनी भी यूरोपियन एक्सपोर्ट्स हैं जो आपकी अमेरिकन कॉलोनीज में जा रही हैं, वो सबसे पहले रुकेंगी आपकी ब्रिटेन के अंदर, फिर वो रीशिप होंगी और उसके बाद वो दोबारा से जाएंगी। सो इफ यू अंडरस्टैंड हाउ क्लेवरली द ब्रिटिश पीपल वर वर्किंग एट दैट टाइम, ठीक है, तो वो चाह ये रहे थे कि आप वो ड्यूटी डबल पे करो। सो इफ यू आर एक्सपोर्टिंग टू एनीथिंग टू द अमेरिकन कॉलोनीज, आप सबसे पहले इंग्लिश पोर्ट्स के ऊपर लेके आओगे, उसके बाद आप उसको रीशिप करोगे और उसके बाद आप उसको दोबारा से वापस भेजोगे उन स्पेसिफिक अमेरिकन कॉलोनीज में। सो अगेन दैट ऑल्सो इन्फ्यूरिएटेड द अमेरिकन कि भाई दिस इज नॉट व्हाट दे शुड बी डूइंग। ठीक है, इट ऑल्सो इन्फ्यूरिएटेड द डिफरेंट कंट्रीज दैट वर ट्रेडिंग विद अमेरिका एट दैट टाइम कि भाई उनके लिए तो फायदा नहीं रहा, उन्हें तो डबल ड्यूटी पे करनी है ब्रिटिश पोर्ट्स पे भी। फिर ड्यूटी एक्ट आ गया आपका 1673 का। अब ड्यूटी एक्ट बेसिकली कह रहा था कि जो प्रीवियस आपके एक्ट्स है उनकी कंप्लायंस की जाए। इट वाज बेसिकली एन एक्ट दैट इन्फोर्स्ड कंप्लायंस ऑफ द प्रीवियस एक्ट्स। ठीक हो गया। मोलासिस एक्ट जो था 1733 वो कहता था इट बेसिकली बैंड द इंपोर्टेशन ऑफ फ्रेंच मोलासिस इनटू द अमेरिकन कॉलोनीज, व्हिच अगेन हर्ट द फ्रेंच इंटरेस्ट। तो बहुत ज्यादा वो भी एगनी जो थी वो बिल्डअप हो रही थी, वो प्रॉब्लम्स जो थे वो बिल्डअप हो रहे थे अमेरिकन के अंदर, बिकॉज एवरीथिंग वाज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश। फिर एक और पॉइंट था कि ब्रिटिश ने मैन्युफैक्चर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। इसका क्या मतलब है कि ये पहले भी मैंने आपको बताया था कि जी जितनी भी चीजें खुद बना रहे हैं कॉलोनिस्ट, वो खुद भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। चले खुद इस्तेमाल ना भी करें, वो ब्रिटेन ने मना कर दिया कि आप इसको बिल्कुल बना भी नहीं सकते, मैन्युफैक्चर भी खुद कुछ नहीं कर सकते। एवरीथिंग दैट यू वांट टू यूज इज गोइंग टू बी इंपोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड। ठीक है। फिर रिमूवल ऑफ फ्रेंच डेंजर, आपका 6 पॉइंट ये कहता है कि दिस बाय द वे शुड बी अ वेरी लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप इनके उसके ऊपर लिखना शुरू कर दो एक एक सब पॉइंट के ऊपर, तो ये बहुत लंबा सवाल जाता है आपका, तो बड़े सुकून से इसका जवाब देना आप, और ये बिल्कुल परेशान होना कि शायद जी मेरा आंसर बहुत छोटा है, मेरा आंसर इट्स नॉट इनफ, बिकॉज
दीज आर लॉट ऑफ पॉइंट्स दैट विल कवर योर आंसर, ठीक है। अच्छा जी, फिर आ जाता है रिमूवल ऑफ फ्रेंच डेंजर। रिमूवल ऑफ फ्रेंच डेंजर आपको ये बता रहा है कि पहले बहुत ज्यादा ये होता था कि जी अगर इंग्लैंड के ऊपर कुछ कॉलोनीज हैं तो फ्रेंच के पास भी कुछ कॉलोनीज हैं, लेकिन एक वॉर लड़ी गई थी बिटवीन द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश, जिसमें ब्रिटिश जीत गए थे और फ्रेंच पूरा वाइप आउट हो गया था। दिस वाज बिफोर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑब्वियसली, तो बिल्कुल वाइप आउट हो गया था और जितनी भी अब मोनोपोली थी ब्रिटिश की थी अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे, तो भी फिर वो जो मर्जी कर सकते थे क्योंकि अब फ्रेंच एज देयर कंपेटिटर भी नहीं अवेलेबल था, ठीक है। फिर आ गया जाता है आपकी पॉलिसीज ऑफ ग्रीनविल। सबसे पहले इसमें आते हैं क्राउन प्रोक्लेमेशन ऑफ 1763। अब ग्रीनविल, जॉर्ज ग्रीनविल जो था, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड एट दैट टाइम, और उसने क्राउन प्रोक्लेमेशन में ये बोला कि जितनी भी वेस्टवर्ड मूवमेंट है कॉलोनिस्ट की उसको कंट्रोल करो, बिकॉज दे नीडेड टू कंट्रोल द कॉलोनिस्ट एंड देयर मूवमेंट। तो सबसे पहले उन्होंने मना कर दिया कि जी अमेरिकन अब फर्दर मूव अवे नहीं कर सकते। फिर आ जाता है शुगर एक्ट ऑफ 1764। अगेन इट पुट अ टैक्स ऑन शुगर, जिसकी वजह से अमेरिकन और बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे। फिर क्वार्टरिंग एक्ट आ जाता है 1765 का, वेरी इंटरेस्टिंग। क्वार्टरिंग एक्ट में वो ये कह रहा है कि जितनी भी ब्रिटिश ट्रूप्स हैं उसको हाउस करेगी, उसको अकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे नेटिव अमेरिकन। सो ये उनकी ड्यूटी, इट इज द ड्यूटी ऑफ द अमेरिकन टू प्रोवाइड अकोमोडेशन टू द ब्रिटिश ट्रूप्स बिकॉज द ब्रिटिश ट्रूप्स आर टेकिंग केयर ऑफ देम। सो आप देखिए कितनी अनफेयर की बात है। फिर आ जाता है स्टैंप एक्ट। स्टैंप एक्ट 1765 में जब आया तो उसने अगेन एक ड्यूटी लगा दी स्टैंप पे। तो ओवरऑल उस पॉइंट तक अमेरिकन जो थे 9 स्टेट्स जो थी आपकी, या 9 कॉलोनीज कह लो आप, ठीक है, उन्होंने एक उठ के एक शोर डाला और उन्होंने कहा कि वी आर नॉट गोइंग टू यूज स्टैंप। दे स्पोक अप अगेंस्ट द स्टैंप एक्ट, ठीक है। न्यूयॉर्क में इस स्टैंप जो था वो लगना ही बंद हो गया था, एंड इट वाज डन बाय अ वेरी रेडिकल ग्रुप ऑफ अमेरिकन्स जिनको सन्स ऑफ लिबर्टी बोलते हैं। काफी शोज भी बने हुए हैं इसके ऊपर, टीवी शोज, काफी फिल्म्स भी बनी हुई है। सन्स ऑफ लिबर्टी ने जी बोला कि हम किसी को इस्तेमाल नहीं करेंगे स्टैंप। अल्टीमेटली ये जो एक्ट था वो रिपील हो गया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये रिलीफ भी मिला था अमेरिकन को। अच्छा जी, फिर आ जाता है टाउनशिप प्रोग्राम। चार्ल्स टाउनशिप जो था उसने इंग्लैंड में उसने अपने 4 पॉइंट्स जो थे वो इंट्रोड्यूस किए। पहला तो ये कहता था कि एक प्रेसिडेंट सेट करो। उसने 4 एक्ट से, बेसिकली 4 पॉइंट्स किया, 4 एक्ट से दैट गॉट पास बाय द पार्लियामेंट। सबसे पहला उनमें ये था कि जी इट शुड बी अ प्रेसिडेंट कि ब्रिटिश जो है वो टैक्स कर सकते हैं अमेरिकन कॉलोनिस्ट को, ठीक है, तो इतना मसला नहीं चाहिए। दूसरा ये था कि आप पेनल्टीज लेके आओ न्यूयॉर्क के लिए बिकॉज दे डिड नॉट कंप्लाई विद द क्वार्टरिंग एक्ट। तीसरा ये था कि सैलरीज के लिए, जजेस और गवर्नर्स की सैलरीज के लिए पैसे कलेक्ट किए जाएं थ्रू टैक्सिंग द पुअर अमेरिकन एज वेल। और सेकंड, उसके बाद चौथा जो था वो ये था कि आप इफेक्टिव लीगल कंप्लायंस इंश्योर करो ताकि बाद में कभी लीगल आप एक्ट्स वगैरह पास करवाओ, लॉ में ऐसा कुछ लिखो कि बाद में ये लोग तंग ना करें, अमेरिकन आपको परेशान ना करें, ठीक है। सो यू इन्फोर्स देयर लीगल कंप्लायंस। अच्छा जी, जब टाउनशिप प्रोग्राम की रेजिस्टेंस आई तो वो बहुत लोग मतलब खड़े हुए उसके अगेंस्ट, उन्होंने बोला कि भाई ये कैसे हो सकता है। सबसे पहला था नॉन इम्पोर्टेशन। बॉस्टन हार्बर के ऊपर काफी ज्यादा चीजें जो थी, बॉस्टन के मर्चेंट्स ने बोला कि जी हम इंपोर्ट नहीं करेंगे अब, ठीक है, इंग्लैंड से। दे वेंट ऑन अ स्ट्राइक। इसके अलावा एक लेटर था दैट वाज सर्कुलेटेड बाय सैमुअल एडम्स। सैमुअल एडम्स जो था ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि ये सन्स ऑफ लिबर्टी का बड़ा इंपॉर्टेंट मेंबर था। सन्स ऑफ लिबर्टी क्या है? वो रेडिकल ग्रुप, ठीक है। अच्छा जी, उसने ये क्या सर्कुलेट कराया जहां पे उसने मेंशन किया कि दिस इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ आवर नेचुरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, जनरली कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। इसके अलावा जो आखिरी चीज थी वो थी बॉस्टन मैसेकर ऑफ 1770। 1770 में 1768 में ब्रिटिश ने ट्रूप्स भेजे बॉस्टन में क्योंकि कोई बोर्ड ऑफ कस्टम्स में कोई प्रॉब्लम अराइज हुआ था, थोड़ा राइट हुआ, उसने अपने ट्रूप्स भेजे, ठीक है। अब 1770 में जब दोबारा से ये इशू राइज हुआ तो जी ट्रूप्स भेजे गए, ट्रूप्स ने फायर खोल दी प्रोटेस्टर्स के ऊपर और कोई 3 लोग मर गए और 7 इंजर हो गए। दिस इज नोन एज द बॉस्टन मैसेकर ऑफ 1770। फिर आखिरी जो चीज है वो टी एक्ट है कि जी उन्होंने टी के ऊपर, चाय के ऊपर उन्होंने एक वो डाल दी, क्या कहते हैं आपकी, टैक्स डाल दिया। उसकी वजह से अगेन दे गॉट वेरी इन्फ्यूरिएटेड। तो सन्स ऑफ लिबर्टी जो थे वो लोग बॉस्टन हार्बर पे वो शिप्स के ऊपर बोर्ड हुए, उन्होंने चाय जो है वो सारी डंप कर दी समंदर के अंदर, एंड दैट चाय वाज वर्थ $15,000, सॉरी पाउंड्स। उसके बाद जी जब ये पूरा जो इवेंट है इसको बॉस्टन टी पार्टी कहा जाता है 1773 पे। इन रिटेलिएशन ब्रिटिश ने किया क्या कि उन्होंने बॉस्टन जो पोर्ट था वो बिल्कुल क्लोज कर दिया टू ऑल ट्रेड एंड कॉमर्स,
टिल ये सारे अमेरिकन मिलके पे करें उस डैमेज्ड चाय के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, ये सारे कॉजेस थे रेवोल्यूशन के। प्रेपरेशंस ऑफ वॉर पे आते हैं तो जी पहली कॉन्टिनेंटल कांग्रेस हुई 1774 में, जिसमें डिस्कशन हुई वॉर की और तैयारियां की गई। 1775 की कॉन्टिनेंटल कांग्रेस इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नंबर ऑफ थिंग्स वर डन ओवर देयर। एक तो आपकी कॉन्टिनेंटल आर्मी रेज हुई थी, जॉर्ज वॉशिंगटन वाज मेड द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी। इसके अलावा एक सेपरेट कमेटी बिठाई गई थी कि जी इन केस वी नीड फॉरेन हेल्प तो फॉरेन रिलेशंस के लिए एक अलग कमेटी हो। नोट्स छापे गए थे, मनी वाज प्रिंटेड ताकि वॉर के बीच में कोई मसला ना हो। इसके अलावा डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो थी वो आपकी फाइनली ड्राफ्ट हुई थी। इट वाज फ्रेम्ड इन द सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस एंड इट वाज फ्रेम्ड बाय थॉमस जेफरसन। ठीक हो गया। इसके अलावा आपकी डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस थी वो जुलाई 4, 1776। यू नीड टू रिमेंबर दिस डेट। इस टाइम पे वो अडॉप्ट हुई थी। इट अनाउंस्ड द बर्थ ऑफ अ न्यू नेशन। ठीक है, और ये बताया गया था कि एवरीबडी नीड्स टू फाइट फॉर दिस कॉज बिकॉज इट्स अ नेचुरल राइट एंड वी नीड अ सेपरेट स्टेट। ठीक हो गया। अब ये लड़ाई लड़ी गई और उसके जो लड़ाई के इवेंट्स है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज यू डोंट नीड टू नो देम। ठीक है, फिर आ जाते हैं ट्रीटी ऑफ पेरिस पे। वो 1783 में साइन की गई थी बिटवीन द ब्रिटिश एंड द अमेरिकन, जिसमें एज फार एज वेस्ट टिल द मिसिसिपी रिवर उनको एरिया दे दिया गया था अमेरिकन को। ठीक है, अमेरिकन ऑल्सो अग्री टू ऑनर व्हाटएवर डेट्स दे हैड टू पे टू द ब्रिटिश फ्रॉम बिफोर द वॉर, और इस तरह से एक पूरा अलग सेपरेट होमलैंड बन गया था अमेरिकन का। अब ब्रिटिश और अमेरिकन स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की बात करें तो ब्रिटिश की स्ट्रेंथ क्या थी कि दे वर वेरी वेल इक्विप्ड। ठीक है, बंदे उनके पास ज्यादा थे, उनके पास मॉडर्न बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनाइज मशीनरी थी, मॉडर्न उनके पास राइफल्स थे। दे हैड अ विनिंग ट्रेडिशन एज वेल। Also, सारे Americans did not favor the American colonists. सारे Americans did not want a separate place. They did not want a separate country. ठीक है, तो काफी उनको असिस्टेंस उधर भी थी। जाहिर अमेरिकन स्ट्रेंथ्स की जब आप बात करो तो आप बात करते हो किस तरह से उनके अंदर एक जज्बा था। दे हैड अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस। ठीक है, अगेन दे हैड अ लॉट ऑफ मैन पावर एज वेल बिकॉज उनका होम ग्राउंड था। ठीक है, वो लड़ सकते थे, वो उनकी मिट्टी थी, दे न्यू द सॉइल, दे न्यू हाउ टू फाइट। ठीक हो गया। अच्छा जी, I'm going to end my lecture here because the next lecture that I'm going to start is going to be about the Federalist regime. That was the first government in the United States. Thank you.